हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ईथर्स तक कर लिया था, तो अब एल्डिहाइड कीटोन्स और उसके आगे के कंपाउंड्स जिनमें बेसिक पीक्स क्या आती हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुक वाले थोड़ा सा क्लमजी सा लगता है, तो मैं पेजेस पे आ जाती हूँ और फिर जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा वो बुक से भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं से बनाया सब। एल्डिहाइड कीटोन्स में बेसिक पीक्स देखो। सबसे पहले एल्डिहाइड, सैचुरेटेड एल्डिहाइड मैंने सबसे पहले ये अलग अलग क्यों लिखा है उसका भी एक रीज़न है। ठीक है, तो सिंपली अगर तुम्हें सिर्फ एक ही वैल्यू याद करनी है तो तुम 17-25 याद कर सकते हो कि एल्डिहाइड की पीक कहाँ पर आती है। बेसिक एक जो वैल्यू याद करनी है वो तुम्हें ये करनी है 17-25। बाकी तो वैल्यू चेंज होती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अनसेचुरेशन आ गई है कंपाउंड में या कुछ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह से इंट्रामोलिकुलर जैसे सेल्डिहाइड कंपाउंड होता है उसमें। ठीक है, तो सैचुरेटेड में 17-25 पे आ रही है हमारी पीक एल्डिहाइड की। कौन सी स्ट्रेचिंग के लिए? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये मैंने लिखी है। उसके बाद अगर अनसेचुरेशन आ रही है कंपाउंड में डबल बॉन्ड की वजह से, या फिर अगर साथ में एरोमेटिक एल्डिहाइड है तुम्हारा कंपाउंड, तो वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, वो वैल्यूज़ भी साथ में लिख रखी हैं। वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो गई हैं। क्यों डिक्रीज़ हो गई हैं उसका रीज़न हम पहले ही काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर किसी को अभी नहीं समझ आ रहा है कि कंजुगेशन होने पर क्यों वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर गई हैं, तो उसका रीज़न फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ कि कंजुगेशन होने पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जो सिंगल बॉन्ड करेक्टर एक तरह से तुम कह लो आ जाता है कि डबल बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है अपॉन कंजुगेशन, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, उसके बाद सारे के सारे एल्डिहाइड CO स्ट्रेचिंग के अलावा कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग भी दिखाते हैं, तो उसकी दो वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं 27-20 और 28-20 सेंटीमीटर इनवर्स। उसमें से जो 28 वाली है वो ओवरलैप कर जाती है किसी न किसी के साथ, इस वजह से वो हमारे बेनिफिशियल नहीं है। दूसरी जो वैल्यू है 27-20 वो हमारे लिए काफ़ी कारगर है, क्योंकि वो हमें हेल्प करती है कीटोन्स से अलग करने में एल्डिहाइड्स को। मतलब तुम्हें सिर्फ एक स्पेक्ट्रा दे दिया और तुम्हें ये बताना है कि गिवन कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन, तो तुम कहोगे हम तो ये CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से भी बता सकते हैं। नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर अब तुम कीटोन्स पे जाओ और कीटोन्स का मैंने फ्रीक्वेंसी वैल्यू देखो, यहाँ पे ये लिखा है 17-15 और एल्डिहाइड का क्या लिखा है 17-25। अब तुम कहोगे काफ़ी डिफरेंस है मैम, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा एल्डिहाइड में कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करके 17-15 के आसपास भी तो आ सकती है ना। तो CO का जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है दोनों के लिए वो लगभग सेम रहता है। 10-15 का ही डिफरेंस है, तो वो इतना तुम उसको नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते। ठीक है, तो जो मेन फैक्टर है जो दोनों को अलग कर रहा है वो ये है। 27-20 पर जो पीक आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए ही आ सकती है। ठीक है ना, ये किस वजह से आ रही है? CS स्ट्रेचिंग की वजह से आ रही है। वैसे तो CS स्ट्रेचिंग के लिए दो वैल्यूज़ लिखी गई हैं, 1 और 2, लेकिन ये वाली जो है वो ओवरलैप कर जाती है CH बेंडिंग या स्ट्रेचिंग की वजह से, जो मिथाइल पार्ट में होता है उनकी वजह उनके साथ। ठीक है, तो जो मेन है वो डिफरेंस क्रिएट कर रही है 27-20 वाली पीक। तो ये जो पीक है वो हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है किसके साथ? कीटोन्स के साथ। ठीक है, अब नीचे कीटोन्स पे देखो क्या आ गया। कीटोन्स की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू लिखी है मैंने, वो हमेशा लेस होती है किससे? एल्डिहाइड से। क्यों होती है उसका रीज़न लिखा है देखो, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल पार्ट ऑफ कीटोन्स। CH3 पार्ट लगा होता है किसमें? कीटोन्स में, CH3। अब ये जो है ना, ये हाइपर कॉन्जुगेशन कह लो या इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या करता है? इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, हम जो पढ़ते हैं कि कार्बोनिल पार्ट की क्या पोलैरिटी होती है या फिर किस तरह से वो होता है, तो इस तरह से लिखते हैं ना, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है थोड़ा सा और ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव, इस तरह से पोलराइज्ड होता है ये हमारा कार्बोनिल बॉन्ड। तो जो मिथाइल पार्ट है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहा है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है किसके बीच? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये जो डेंसिटी है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब एक तरह से तुम ये कह सकते हो कि सिंगल बॉन्ड करेक्टर की तरह यहाँ पर कुछ आ जाता है। ठीक है ना, तो इस वजह से अब ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किस में? कीटोन्स में डिक्रीज कर जाती है। क्यों कर जाती है? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल पार्ट। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन्स का रफली सा जो आइडिया एक हमने लिया, पूरे पेजेस तो तुम अगर पढ़ना चाहो तो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे इस PDF की स्टार्टिंग से। ठीक है,
यहाँ पर जैसे टेबल बना के भी दे रखा है, बहुत सारी वैल्यूज़ लिख रखी हैं, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने वहाँ पर लिख दिया। अगर किसी को फिर भी पढ़ना है तो जैसे पढ़ सकता है, ठीक है, या फिर कोई स्पेक्ट्रा देख के पढ़ना चाहता है, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया है ब्यूटेनल का। ब्यूटेनल एक एल्डिहाइड है, 1720 पर यहाँ पर देखो एक पीक आ रही है, 1720 वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना, 1725 के आसपास हुई, ठीक है। ये किसकी वजह से है, CO स्ट्रेच की वजह से है। और यहाँ पर देखो ये दोनों पीक्स जो लिख रखे हैं 28-20 और 27-15, ठीक है, ये दोनों पीक्स किसकी वजह से हैं, एल्डिहाइड पे जो ये वाला हाइड्रोजन होता है ना, ये इस बॉन्ड की स्ट्रेचिंग की वजह से हैं ये पीक एल्डिहाइड में 27-20 और 28-20 वाली, ठीक है ना। तो ये डिस्टिंग्विश करती हैं हमारे एल्डिहाइड को कीटोन से। तो जो बच्चे यहाँ से पढ़ना चाहें, जैसे अब कीटोन का यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है, हेक्सेनोन का एग्जाम्पल ले रखा है, तो यहाँ पे देखो 17-12 पे आ रही है पीक, 17-12 मतलब 17-15 के आसपास है, यानी कि हमारा गिवन कंपाउंड में जो कार्बोनिल बॉन्ड है वो कीटोन की वजह से है, यानी कि गिवन कंपाउंड एक कीटोन है। और CH स्ट्रेचिंग जो मिथाइल पार्ट में है वो 3000 के आसपास मैंने तुम्हें लिखवा ही रखा है, ठीक है ना, मिथाइल पार्ट वाला वही सब है यहाँ पर। तो अब पढ़ लेते हैं आगे। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर सबको पता ही है, थोड़ा सा एक बार, RCOOH। अब बेसिक तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, पहला ये वैल्यू कुछ आएगी, फिर ये भी आ सकती है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग, OH की स्ट्रेचिंग और OH की बेंडिंग, 4 पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर देखो हेडिंग बनाया 3 करेक्टरिस्टिक बैंड, मतलब 3 ही पर्टिकुलर होते हैं, चौथी की इंटेंसिटी लो होगी तभी मैंने उसको ओमिट किया है, ठीक है। तो मेन जो होंगे वो 3 कौन कौन से हैं, OH स्ट्रेचिंग, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बैंड जो 3600 के आसपास एक पीक आती है, ठीक है ना, 3600 या 3400 से 2400 लिखा है मैंने। और ये पीक सब ब्रॉड होती है, मतलब ब्रॉड का मतलब इस तरह से होती है, ठीक है, चौड़ी होती है, ठीक है। OH स्ट्रेचिंग फॉर किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 3600 3400 यूँ लिखा है ना। एल्कोहल फिनॉल में 3600 लिखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में आते ही वो वैल्यू 3400 हो गई है, ठीक है, ध्यान रखना। और CO स्ट्रेचिंग, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1710 के आसपास है। अगर R पार्ट में, इस R पार्ट में कोई अनसेचुरेशन प्रेजेंट है तो ये वैल्यू और डिक्रीज कर जाती है, कंजुगेशन जैसे जैसे होगा तो ये वैल्यू 1710 से नीचे भी आ सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 1680 तक भी कोई पीक आ रही है तो हम मान सकते हैं कि वो कार्बोक्सिलिक की वजह से है। लेकिन उसमें एडजेसेंट पीक्स भी होनी चाहिए ना, ये हम लेटर डिस्कस करेंगे जब हम पर्टिकुलरली कोई एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारे आगे आने वाली क्वेश्चंस कैसे आएंगे जब वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तीसरी देखो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, जो मैं इसकी बात कर रही थी, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेच 1250 के आसपास एक पीक है। तो ये तीनों हैं बेसिक पीक्स किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आने वाली हैं। OH बेंडिंग जो यहाँ पर हो सकती थी उसकी वैल्यूज़ तो लिख रखी हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी जो होती है वो काफ़ी लो होती है, ठीक है। इस वजह से हम इनको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब अगर किसी स्पेक्ट्रा में आएंगी वो पीक्स कार्बोक्सिलिक एसिड की OH बेंडिंग की वजह से, तो उनकी इंटेंसिटी इतनी लो होगी, देखो वो इस तरह से दिखाई देंगी तुम्हें। और वहीं अगर CO की बात करें तो वो ब्रॉड आएगी इस तरह से, ठीक है ना, 1710 के आसपास। और सॉरी CO की वजह से, हाँ, OH वाली इससे भी ब्रॉड इस तरह से आती है पीक्स। तो ये जो पीक्स आ रही हैं ये किसकी वजह से आएंगी, OH बेंडिंग की वजह से, इनकी इंटेंसिटी काफ़ी लो होगी, ठीक है। ये समझाने के लिए ये बनाया था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में याद रख लेना 3 मेन बैंड्स होते हैं जो यहाँ राइट साइड में लिखे हुए हैं। उसके बाद नाइट्राइल कंपाउंड RCN, कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसकी करेक्टरिस्टिक पीक एक ही याद रखनी है तुम्हें, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो कितनी ज़्यादा है देखो, 2250 के आसपास है, ठीक है। 2150 पे हमने एक पीक पढ़ी थी, वो थी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2150 पर एक पीक थी, और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने पढ़ी 2250। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है, ये याद करनी है तुम्हें वैल्यूज़। नाइट्रो कंपाउंड्स मतलब जिनमें R लगा हो सकता है, और ये इस तरह के कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा था जब हमने वाइब्रेशनल कपलिंग पढ़ा था, वाइब्रेशन कपलिंग, ठीक है।
तो उस टाइम पर क्या पढ़ा था कि ये जैसे एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में होते हैं ये दोनों बॉन्ड, कौन से, एक ये और एक ये, तो ये इक्विवेलेंट जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह से। दोनों बॉन्ड इक्विवेलेंट जैसे लगते हैं, ना कोई भी एक डबल बॉन्ड है ना एक सिंगल बॉन्ड, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, डेढ़ डेढ़ अगर तुम कहो अपनी देशी भाषा में, ठीक है। तो एक तरह से तुम ये समझ सकते हो दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं, इस वजह से ये कपलिंग शो करते हैं जिसको हम वाइब्रेशनल कपलिंग नाम देते हैं, और उस वजह से 2 पीक आएंगी। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर लिख रखी है 13, 50, 15, 50, ये भी तुम्हें लर्न करनी है, ठीक है। तो अब हमने 7 तरह के कंपाउंड्स पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़े थे हमने हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे हमने अल्कोहल, फिनोल, फिर थर्ड पे पढ़े थे ईथर्स, और आज पढ़ लिए हैं एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। अब 2 तरह के मेन रह गए हैं, अमीन्स और एसिड के डेरिवेटिव्स। एसिड के डेरिवेटिव्स जैसे हमने पिछले साल चैप्टर भी पढ़ा था, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, तो उसी तरह से है यहाँ पर भी। अमीन्स में देखो RNH2 प्राइमरी अमीन्स होता है और R2NH सेकेंडरी अमीन, ये सब तुम्हें पता है, स्ट्रक्चर में यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, अगर तुम्हें ऐसे ही समझ आ रहा है तो ठीक है। देखो अब यहाँ पर मैंने पार्टीशन कर दिया है, जो लेफ्ट में ये जो पार्टीशन कर रखा है, NH स्ट्रेचिंग और NH बेंडिंग, एक तरह से कह लो टेबल जैसा ही बना रखा है। प्राइमरी में देखो NH स्ट्रेचिंग के 2 बैंड्स लिखे हैं, क्यों लिखे हैं 2, क्योंकि 2 NH बॉन्ड्स भी तो हैं, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज़ लिखी हुई है कि इस तरह से आ सकता है 3300 3400 के आसपास। और सेकेंडरी में क्योंकि एक ही NH बॉन्ड है तो वो एक ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी 3400 के आसपास। टर्शरी में क्यों कोई भी NH बॉन्ड नहीं है, टर्शरी अमीन्स में कोई भी NH बॉन्ड नहीं होता, तो कोई भी ना तो NH स्ट्रेचिंग आएगा ना ही NH बेंडिंग आएगा, ठीक है। तो टर्शरी को तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते यहाँ से, उसकी कोई पीक्स नहीं है करेक्टरिस्टिक, ठीक है। NH बेंडिंग की देखो दोनों में अलग अलग वैल्यूज़ लिखी हैं, 1610 1500 के आसपास। अब 1610 के नीचे मैंने AS लिखा है, उसका मतलब है एसिमेट्रिक बैंड, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से जो बैंड आया है, और 1500 के आसपास है जो सिमेट्रिक स्ट्रेच की वजह से आया है, ठीक है ना। तो इसी तरह की वैल्यूज़ भी यहाँ पर सेकेंडरी अमीन्स में भी देखी जाती है, इसलिए मैंने सेम एज अबव लिखा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग जो यहाँ पर ये शो कर सकते हैं वो है कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेचिंग। अब कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तो टर्शरी अमीन्स में भी होता है, ठीक है। तो टर्शरी अमीन CN स्ट्रेचिंग जो यहाँ पर लिखी हुई है ये शो कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी करेंगे वैसे ही ये भी करेंगे। तो उसमें देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक के लिए अलग अलग वैल्यू लिखी हुई हैं। एलिफेटिक के लिए वैल्यू 1250 से 1000 के आसपास है, और एरोमेटिक में 1350 से 1250, ठीक है ना। एरोमेटिक में वैल्यू ज़्यादा क्यों है उसका रीज़न भी मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा लिखा है, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एक्वायर्स सम डबल बॉन्ड करेक्टर, रिंग में चले जाते हैं ना, देखो किस तरह से होते हैं एरोमेटिक अमीन्स, ये होते हैं। मान लो अगर एरोमेटिक अमीन भी प्राइमरी ही है तो इस तरह से ये रिंग में जाते हैं, तो ये जो बॉन्ड आ रहा है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, ये एक तरह से कह लो इसका करेक्टर जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बन जाता है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो यहाँ से अगर तुम्हें कोई कहे एक स्पेक्ट्रा देके कि बताओ इसमें जो अमीन है वो एक एलिफेटिक अमीन है या एरोमेटिक, तो उनको कौन डिस्टिंग्विश कर रहा है, कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ही डिस्टिंग्विश कर सकती है, ठीक है ना। अगली क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं एसिड डेरिवेटिव्स, उसमें हम 4 तरह के पढ़ते हैं, एसिड, हैलाइड्स, एनहाइड्राइड, एस्टर एंड अमाइड। इसी सीक्वेंस में हमने इनको लर्न भी किया था पिछले साल, ठीक है। हैलाइड्स में क्लोराइड्स यहाँ पर क्लियरली मैंने लिख दिया है, क्योंकि यूजुअली जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो क्लोराइड से ही आएगा यूजुअली, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दें। जैसे यहाँ पर मैंने CCl स्ट्रेचिंग लिखी है, अगर कोई तुमसे पूछे CF स्ट्रेचिंग, तो अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात करेंगे, या फिर वैसे तो देखो कहीं पे भी इस चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर जिक्र आया है, अगर तुमने अब पहले वाली वीडियो देखी है या PDF पढ़ी है तो तुम समझ जाओगे कि कंपेयर जब करते हैं, जैसे अगर हम कंपेयर करें कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड को, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को और कार्बन आयोडीन बॉन्ड को, तो इनका कंपैरिजन अगर कहीं दे रखा है बुक में तो तुम उसको पढ़ना ध्यान से, तब तुम्हें समझ आएगा। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है CF बॉन्ड। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन का साइज़, यहाँ पे भी 2p ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे भी 2p होता है, लेकिन जब कार्बन और क्लोरीन आते हैं ना
तो यहाँ पे क्लोरीन में 3p ऑर्बिटल होता है। मैं ये क्यों समझा रही हूँ ऑर्बिटल वाला पार्ट, क्योंकि ये इस तरह से शो कर सकता है। करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो होती है 1870 के आसपास होती है, ठीक है, 1870। और जो ये जो बॉन्ड है CCl, इसकी 1800 के आसपास। तो वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ है, फ्लोरीन के केस में है। क्यों है, क्योंकि इनका सेम साइज होता है। स्पेशल केसेस में ही ये इस तरह का डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अलग चले गए थे। एक बार फिर से एसिड क्लोराइड में देखो, सबसे पहले तो हमें यही बात करनी थी, एसिड हैलाइड्स होते क्या हैं। एसिड हैलाइड्स RCOX, अब X कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो यहाँ पर देखो मेन जो डिफरेंस, ये वाला पार्ट कभी भी डिस्टिंग्विश करने में हेल्प नहीं करता है किसी भी क्लास ऑफ कंपाउंड्स में, ये हमने देख लिया है, क्योंकि इसकी पीक्स बहुत ही इस तरह की आती हैं, या तो वो ओवरलैप कर जाती हैं या बहुत उनकी इंटेंसिटी लो होती है। तो मेन जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप पार्ट होता है, ठीक है ना। और इसका जो बेनिफिट है वो कहाँ पढ़ा है हमने, फिंगरप्रिंट रीजन पढ़ा था ना, कि अगर किसी कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से अलग करना है तो फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है वो उस कंपाउंड का करेक्टरिस्टिक होता है, वो उसी का होगा, ठीक है ना। इस तरह से कुछ पढ़ा था। तो ये जो पोर्शन होता है किसी भी कंपाउंड में, वो हमें तभी काम आता है जब हम कंपाउंड्स को अलग कर रहे हैं। लेकिन ये जो राइट में पार्ट है वो हमें हेल्प करता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड में, यही सब है ना, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर हैलाइड्स पढ़ रहे हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हम कंसिडर करेंगे वो एक ये होगी और एक ये होगी, 2, ठीक है ना। तो CO स्ट्रेचिंग है 1800 के आसपास मैंने लिखी हुई है क्लोराइड्स की ये वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वैल्यू डिक्रीज़ कर सकती है और भी 1780 तक भी चली जाती है अगर हमने कोई कंजुगेशन पार्ट लगाया हुआ है R पार्ट में, ठीक है ना। मतलब कोई डबल बॉन्ड आ गया है या फिर एरोमेटिक रिंग आ गई है, ठीक है, राइल पार्ट आ गया, तो ये वैल्यू 1780 तक भी जा सकती है। और CCl की स्ट्रेचिंग 700 के आसपास, ठीक है। उसके बाद देखो एसिड एनहाइड्राइड क्लास ऑफ कंपाउंड, जिनको स्ट्रक्चर भी नहीं पता उनके लिए ड्रॉ करती हूँ भाई ये RCOO, क्योंकि पिछली बार भी पता नहीं तुमने एसिड और उसके डेरिवेटिव ढंग से पढ़े हैं या नहीं। एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ये होता है RCOOCOR, ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो 2 तो स्ट्रेचिंग होंगी, कौन सी, ये, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ 2 ही आएंगी। ये भी एक वाइब्रेशनल कपलिंग का एग्जांपल है, तभी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर सिमेट्रिक्स हो दोनों तरफ तो एक वैल्यू भी तो आ सकती है ना, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल में सिमेट्रिक पार्ट है या एसिमेट्रिक पार्ट है। लेकिन ये क्योंकि वाइब्रेशनल कपलिंग शो करता है, तो इसका जो मेन फीचर है एनहाइड्राइड को डिस्टिंग्विश करने का, वो यही है कि यहाँ पर 2 पीक्स आती हैं, किसकी वजह से, CO स्ट्रेचिंग की वजह से। एक ना आकर 2 आती हैं, और उन दोनों की वैल्यूज़ तुम्हें याद करनी है, 17, 60, 18, 10 के आसपास, ठीक है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक भी लिखा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्लास ऑफ कंपाउंड्स जो एसिड डेरिवेटिव में है वो है एस्टर्स। एस्टर्स की वैल्यू 1730 से 1750 के बीच में होती है। अब एस्टर का तो जैसे मैंने पेन से ही बना दिया है स्ट्रक्चर, RCOOR। अब यहाँ पर एक नोट करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। वैल्यूज़ तो तुम लर्न कर ही लोगे, 1730 और 1750 के बीच में अगर है तो वो एस्टर है। इसमें भी करेक्टरिस्टिक सिर्फ CO स्ट्रेचिंग ही है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर यहाँ पर लिखा है इफ़ कंजुगेशन इज प्रेजेंट इन R पार्ट, यानी कि अगर यहाँ कोई कंजुगेशन प्रेजेंट है तो वो CO बॉन्ड को क्या करेगी, वीक करेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर इस वाले R पार्ट में कोई कंजुगेशन है यहाँ, ठीक है, तो वो इस की वैल्यू को, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिक्रीज़ करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि वो इस बॉन्ड को इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, वीक कर रही है मतलब इस बॉन्ड को, एक तरह से तुम ये कह सकते हो। वहीं अगर इसका जस्ट रिवर्स हो, कंजुगेशन है इस पार्ट में जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ठीक है, इस यहाँ जो R पार्ट है अगर इसमें कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो वो उल्टा फ्रीक्वेंसी को, किसकी फ्रीक्वेंसी को, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी, देखो अगर मान लो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ अगर मैं यहाँ ना दिखाऊं और यहाँ नीचे दिखा दूँ, इस तरह से कोई कंजुगेशन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं और फर्दर आगे कंजुगेशन पॉसिबल हो सकता है। जैसे ही ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा
तो इस ऑक्सीजन के भी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे ना। क्यों आएंगे? क्योंकि ये भी तो फर्दर कंजुगेशन में जाएगा। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर भी इस तरफ शिफ्ट करेंगे और ये इस तरफ। ठीक है, इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ और भी बढ़ गई है, इस तरह से तुम समझ सकते हो। इसलिए फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर ऑक्सीजन की तरफ कंजुगेशन पार्ट लगा हुआ है तो। ठीक है ना, ये थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसके जैसे अगर मैं बुक में जाऊँ इस एस्टर वाले पार्ट में, तो देखो यहाँ पर इन्होंने वर्डिंग में लिख रखा है। अगर तुम यहाँ से समझ सकते हो तो यहाँ से मत समझ लेना। ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ पर एक पॉइंट लिखना भूल गई हूँ, शायद ना लिख रखा है CO स्ट्रेचिंग। नहीं सॉरी, कहाँ गया भाई एस्टर्स। हाँ, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ। देखो हम बुक में आ जाते हैं, थोड़ा सा बुकिश पार्ट में। CO स्ट्रेचिंग की वैल्यूज़ यहाँ पर देखो 1735 से 1750, वही लगभग वही लिख रखी हैं। ठीक है, और वो जो अभी अभी समझाया है पार्ट कि कौन सी तरफ कंजुगेशन होने पर फ्रीक्वेंसी पर क्या डिफरेंस आता है, वो भी मैंने स्टार करके यहाँ पर लिखा हुआ है। CO कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग भी की वैल्यू भी यहाँ पर लिखी हुई है, वो भी तुम्हें लर्न करनी है 1300 से 1000 के बीच में। ठीक है ना, वो मैं वहाँ लिखना भूल गई हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ बुक वाले पेज पर क्यों आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये तुम्हें समझने चाहिए। यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर साइक्लिक एस्टर्स ले रखे हैं उसने, लीनियर चेन नहीं लिए, साइक्लिक एस्टर्स लिए जिनका हम लेक्टॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो उसने बनाया है, एक 6 मेंबर्ड लेक्टोन बनाया है, फिर एक 5 मेंबर्ड और फिर एक 4 मेंबर्ड। ये 6 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड। अब यहाँ पर देखो 6 मेंबर्ड में वैल्यू 1735 के आसपास है। किसकी वैल्यूज़ लिखी हुई है ये तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए। बुक वाला अगर नहीं भी लिख रहा है कहीं, जैसे यहाँ पर इन्होंने ऊपर लिख रखा है यहाँ, तो तुम्हें फिर भी पता होना चाहिए कि ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो 6 मेंबर्ड में देखो 1735 के आसपास है वैल्यू, 5 मेंबर्ड में 1770 चली गई और 4 मेंबर्ड में तो 1800 से भी अभाव। क्यों चली गई? ड्यू टू रिंग स्ट्रेन। जैसे जैसे रिंग छोटी होती जा रही है, रिंग में स्ट्रेन इतना होता जा रहा है, मतलब एक तरह से कह लो अनस्टेबिलिटी जैसा आ रहा है। ठीक है, अनस्टेबिलिटी जैसा आ रहा है, इस वजह से वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे और भी स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ये तुम्हें कंपेयर करके पढ़ने चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे लेफ़्ट टू राइट आए, पहले हम जाएंगे इधर से इधर। देखो 6 मेंबर्ड है, ये फर्स्ट भी 6 मेंबर्ड है, ये भी 6 मेंबर्ड है और ये भी 6 मेंबर्ड है। फिर भी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू देखो 1735, 1720, 1760 क्यों बढ़ी है? रीज़न क्या है? ठीक है, अब यहाँ देखो इंक्रीज़ नहीं है, इसको हम डिक्रीज़ कहेंगे। क्यों? देखो 1735 से 1720 आ गई है वैल्यू। अब इसको समझने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, देखो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन है भाई, कार्बन नहीं है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और इस तरह से। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इस बॉन्ड की क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1735 आनी चाहिए थी अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो, लेकिन अब यहाँ डबल बॉन्ड लगाने पर क्या हो गया है वो हम देखना चाह रहे थे। ठीक है ना, क्या होगा देखो, ये जो डबल बॉन्ड इधर प्रेजेंट है, इसको तुम वैसे ही देख सकते हो जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है। अभी एक तरह से तुम कह लो RCOOR, ये मैंने तुम्हें एक इन जनरल फार्मूला लिख के दिखाया था। मैंने कहा था अगर इस तरफ कंजुगेशन है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करती है, और ऑक्सीजन की तरफ कंजुगेशन है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती है। ये एक इन जनरल कॉन्सेप्ट वहाँ पर मैंने लिखा था, उसी को जस्टिफाई कर रही हैं यहाँ पर ये ड्रॉन स्ट्रक्चर हैं और जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। देखो अब इस वाले पोर्शन की तरफ कंजुगेशन अगर लगा दी है यहाँ पर, देखो डबल बॉन्ड, तो क्यों फ्रीक्वेंसी घट रही है? क्योंकि इस तरह की कंजुगेशन यहाँ पर पॉसिबल है। देखो पहले ये इधर शिफ्ट करेगा और फिर ये इधर जा सकता है। ठीक है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, दोबारा से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। देखो दोबारा से एक बार, यहाँ ऑक्सीजन है भाई, ये जो इधर वाला जो ये रिंग के इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से कंजुगेशन में जा सकते हैं। तो क्या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर नहीं आ गया उसमें? इस वजह से यहाँ पर देखो 1735 थी वैल्यू,
अगर लेफ्ट साइड में तुमने CO की तरफ अगर कंजुगेशन लगाई है तो वैल्यू 17-20 चली गई है, लेकिन अगर तुमने कंजुगेशन ऑक्सीजन की तरफ लगाई है, ये देखो यहाँ पर, तो वैल्यू 17-60 हो गई है। अब इसका बिल्कुल जस्ट रिवर्स है, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन है, अगर अब की बार कंजुगेशन तुमने ऑक्सीजन की तरफ लगाई है, ये इस तरह से है, ठीक है ना, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो इस तरह आ सकता है, ये इधर, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन के इधर आए हैं तो यहाँ पर भी तो एक डेफिशिएंसी जैसे आ रहा है ना, तो ये इधर आ सकता है, ठीक है ना। और मतलब यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन जस्ट रिवर्स होगा, देखो एक बार फिर से ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा क्लमजी सा हो जाता है, ये था भाई, देखो देखो अगर कंजुगेशन की बात करें तो इस तरह की कंजुगेशन यहाँ पर हो सकती है, लोन पेयर इधर आया, ये बॉन्ड पेयर, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो फर्दर, और ये बॉन्ड पेयर, इस तरह की कंजुगेशन यहाँ पर 4 स्टेप कंजुगेशन यहाँ पर पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कोई यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो गया ना कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया हो, डेवलप हो गया हो, उल्टा ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी कार्बन की तरफ आ गई है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1760 तक चली गई है, जो 1735 थी इन द एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड, अब वो क्या हो गई है, 1760 हो गई है, ठीक है। सेम बिल्कुल सेम यहाँ पर नीचे 5 मेंबर के साथ भी है, देखो 1770 थी पहले वैल्यू जब कोई कंजुगेशन नहीं था, अगर कार्बोनिल बॉन्ड की तरफ कंजुगेशन है तो वैल्यू डिक्रीज कर गई है, ऑक्सीजन की तरफ कंजुगेशन है तो वैल्यू इंक्रीज कर गई है, वही है यहाँ लेफ्ट टू राइट में। अब मैंने यहाँ पर एरो इस तरह जो लगा रखे हैं वो ये कंपैरिजन करने के लिए लगा रखे हैं कि इस तरह जो भी वैल्यू डिक्रीज है देखो या इंक्रीज है वो रिंग स्ट्रेन की वजह से है, ठीक है ना। ये जो एरोज मैंने लगा रखे हैं वो सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज तुम्हें यहाँ पर कंपेयर सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही करना था, ठीक है। तो अब वो थोड़ा सा ये रीज़न यहाँ पे दे सकते हो कि रिंग स्ट्रेन है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट कंपाउंड जो हम पढ़ेंगे अब, अमाइड्स। अमाइड्स में देखो अमाइड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, RCONH2, ठीक है, ये होता है अमाइड्स, ठीक है। अब इसमें भी एक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी वजह से आएगी जो ये है, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है, NH बेंडिंग हो सकती है, NH स्ट्रेचिंग हो सकती है, तो हम यही सब पढ़ेंगे, ठीक है। CO स्ट्रेचिंग ऑफ अमाइड्स की वैल्यू होती है 1680 से लेकर 1630 के आसपास। अब इसमें भी थोड़ी सी टेबल जैसा बना रखा है क्योंकि प्राइमरी अमाइड्स बन सकते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी में तो ये NH स्ट्रेचिंग एंड NH बेंडिंग तो एब्सेंट रहेंगे, लेकिन CO स्ट्रेचिंग तो वो भी देगा, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी में देखो NH स्ट्रेचिंग की वैल्यू है, क्योंकि प्राइमरी अमाइड में 2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए वहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, सेकेंडरी में एक ही NH बॉन्ड होता है इसलिए एक ही वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना। ये सब तुम्हें लर्न करना है भाई, तो ये सब यहाँ पर समझाने का कोई इतना ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी एक बार बुक में आ जाते हैं, बुक वाले पार्ट पे देखो यहाँ पर भी वही सब लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा वर्डिंग देख के तुम घबरा जाते हो कितना ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर टेबल जैसा सा बना रखा है। अब यहाँ पर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी वही वाला पार्ट समझा रहा है। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तुम्हारे अमाइड का, लेक्टम्स कहते हैं इनको, जो लेफ्ट पेज पे पढ़े थे साइक्लिक एस्टर्स उनको लेक्टोन्स कहते हैं, और जो साइक्लिक अमाइड्स होते हैं उनको लेक्टम्स कहते हैं, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही समझाना चाह रहा है, 1660 है वैल्यू, और बढ़ गई है और बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है, ड्यू टू रिंग स्ट्रेन, ठीक है ना। अनस्टेबिलिटी एक तरह से कह लो कि हमारे गिवन कंपाउंड में आ गई है, वो रिंग ज़्यादा जितनी छोटी होगी रिंग उतनी ही स्ट्रेन है उसमें, रिंग स्ट्रेन है, ठीक है ना। तो ये सब पैटर्न तुम्हें लर्न करने हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी 3-4 ही दे रखे हैं इस बुक में, वेयर इज़ द अदर पेज, यस देखो यहाँ से स्टार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रदीप से में कुछ 4 ही पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर किसी और बुक में जैसे कंसल्ट कर लेना 1-2 बुक और, अगर उनमें ज़्यादा दे रखी हैं तो ज़्यादा ही लर्न करना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, हमेशा ही आया है एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ नहीं लर्न कर सकते, जो थ्योरी पार्ट लर्न कर सकते हैं, वो बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है।
तो उसमें देखो सबसे पहले है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। किसी भी कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतना सब जो वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं उनसे फंक्शनल ग्रुप पता चल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप पता चल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता होता है, तो हम एक बना सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर तुम इस पैराग्राफ को डीपली पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल वही लिया है कि 17-15 के पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग बैंड है तो इसका मतलब उस कंपाउंड में कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप ज़रूर है। अब वो कार्बोनिल ग्रुप किसी भी वजह से हो सकता है, वो कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है ना, या फिर उसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो एक अंदाज़ा सा ये लगा लिया कि कार्बोनिल ग्रुप है। अब आगे बाकी जो पीक्स हैं वो हमें फर्दर बताएंगी कि गिवन कंपाउंड में और क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो अगली जो एप्लीकेशन है वो है स्टडिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की प्रोग्रेस को हम स्टडी कर सकते हैं कि हमारी फर्दर रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर इसने एग्जांपल जो लिया है वो लिया ऑक्सीडेशन ऑफ अ सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन। कीटोन की सेकेंडरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो कीटोन मिलते हैं। अब अल्कोहल्स की वजह से तो पीक आती है कौन सी, OH स्ट्रेचिंग की वजह से 3400 के आसपास। अब कीटोन अगर बन गए होंगे हमारे रिएक्शन मिक्सचर में तो वो पीक डिसअपियर हो जाएगी, और कौन सी अपीयर होगी, कार्बोनिल बॉन्ड वाली। ठीक है ना, CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वाली पीक जो कि 17-15 के आसपास आती है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर निकाला जाता है उसमें से, और उसका IR स्टडी किया जाता है, IR लिया जाता है, IR स्पेक्ट्रा लिया जाता है, और फिर उसको स्टडी करते हैं कि अगर डिसअपियर हो गई है कम्प्लीटली OH वाली पीक जो आनी चाहिए एल्कोहल्स के लिए, अगर वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, कम्प्लीटली अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है ना, थर्ड एप्लीकेशन यहाँ पर है आइडेंटिटी ऑफ टू कंपाउंड्स के। कोई एक का हमें IR स्पेक्ट्रा पता है, एक पड़ा है, मान लो कोई तुम्हारे पास स्पेक्ट्रा, और तुमने अपने कंपाउंड का ले लिया स्पेक्ट्रा, तो तुम अगर वो सेम टू सेम मैच कर रहा है तो तुम कह सकते हो गिवन कंपाउंड इज दिस, उसका नाम भी बता सकते हो। तो तुम किसी कंपाउंड की आइडेंटिटी एक तरह से बता सकते हो। ठीक है ना, फोर्थ है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी। किसी कोई एक सैंपल है वो कितना इम्प्योर है कितना नहीं है वो अगर बताना पड़े तो क्या होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि प्योर कंपाउंड है तो उसमें जो पीक्स आएंगी वो शार्प आएंगी, वेल डिफाइंड होंगी, वेल रिजॉल्व होंगी। ठीक है ना, मतलब बिखरी बिखरी नहीं होंगी। ठीक है, वहीं अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी है तो एक्स्ट्रा पीक्स आने का भी डर रहता है, और तुम्हारी पीक्स ब्रॉड आती हैं, पुअरली रिजॉल्व होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ ये पार्ट हो गया भाई तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके लिए मैं पक्का यही कहना चाहूँगी कि IR की अगर एप्लीकेशन और कहीं से ज़्यादा कर सकते हो, 8-10 पॉइंट बना सकते हो तो बना लेना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ही आता है, शॉर्ट में आना आता भी होगा तो भाई जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसमें आ सकता है भाई 2-4 एप्लीकेशन लिखनी हो तो तुम ये लिख सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग में आ गया तो फिर इससे ज़्यादा ही लिखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो दूसरी बुक कंसल्ट कर लेना 1-2 आपस में फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने इस PDF में आगे के पोर्शन जो एग्जाम्पल दे रखे थे या फिर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उन पर टिक कर रखा है। ये तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी भाई थोड़ी सी कि पढ़ने हैं। ठीक है, तो तुम खुद देखना, अगर नहीं समझ आते हैं तो मेरे पास पूछने के लिए तुम हो ही, WhatsApp पे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं अपने आप वहीं पे देख लूँगी तुम्हें। ठीक है, तो ये अगर दूसरी बुक से भी करना चाहो, जैसे यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 22 है, देखो तो इसमें देखो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे। तो सबसे पहला एग्जांपल देखो क्या है, एल्डिहाइड दे रखे हैं दोनों, क्या है पहला CH3CHO और दूसरा क्या है C6H5CHO, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड और एक एरोमेटिक। ठीक है ना, तो मैंने पढ़ाया ही था, आज ही पढ़ाया बिल्कुल, कौन इसको डिस्टिंग्विश करेगा। CH बेंडिंग की वैल्यूज़ थी यहाँ पर, CH बेंडिंग की दोनों की वैल्यू अलग अलग थी। ठीक है, एक 1250 के आसपास थी, एक उससे कम थी। ठीक है ना, एक 1250-1350 के बीच में थी एरोमेटिक वाली, और उससे 1250 से कम जो थी वो एलिफेटिक वाली थी। तो इस तरह की रीजनिंग तुम्हें देनी है। ठीक है, अगर ना समझ में आए भाई, ये जो लास्ट के पेजेस हैं ये थोड़े से शफल हो गए हैं, जैसे ये जो पेज है इसके बाद जो पेज आना चाहिए था वो ये है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूज मत होना।
ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं, कुछ के आंसर दे रखे हैं, कुछ के नहीं, कुछ अनसॉल्व हैं, तो जो अनसॉल्व हैं वो तुम्हें ट्राई करने हैं, ठीक है। मेरी तरफ से IR स्पेक्ट्रा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीक तक इसको कंप्लीट पढ़ लेना भाई, और इसके बाद मैं एक टेस्ट रखूँगी जो तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया IR स्पेक्ट्रा।